Good morning, dear students. Let us begin today's discussion. Today we will discuss mode. Mode is one of the measure of central tendency. Given some data, you have to analyze it from different angle. One of the angle is that of mode. Mean is one thing, mode is another thing. In some cases, mean and mode could coincide. दैट मीन्स मीन और मोड सेम रह सकते हैं कुछ डेटा के लिए, लेकिन मीन एक अलग मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, मोड एक अलग मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का. कुछ केसेस में वो सेम हो सकते हैं बट नॉट ऑलवेज. मोड इज व्हाट देन? मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएट which occurs most frequently. वेरिएट की वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आई है उसे कहते हैं मोड. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू सम डेटा से 1 3 7 7 7 9 9 9 9 11, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड? वेरिएट की वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. वन कितनी बार आया है? यस, एक बार. 3 कितनी बार आया है? एक बार. 7 कितनी बार आया है? 3 बार. 9 आया है 4 बार. 11 आया है 1 बार. ये फ्रीक्वेंसीज हो गई. ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और वो किसको करस्पॉन्ड कर रही है? 9 को. तो इस पर्टिकुलर केस में मोड 9 है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, मीन और मोड दोनों अलग अलग है. मीन क्या आएगा इस डेटा का डियर स्टूडेंट्स? मीन निकालिए इसका. मीन क्या आएगा? It will be 1 plus 3 plus 7 into 3, क्योंकि 7 की फ्रीक्वेंसी 3 है, प्लस 9 4 टाइम्स आया है इसलिए 4 into 9 प्लस 11 एक ही बार आया है, डिवाइडेड बाय 1 plus 1 प्लस 3 प्लस 1 7.2. हाँ, तो मीन मतलब मिड वैल्यू, मतलब इन जो भी डेटा दिया है, जो भी वेरिएट की वैल्यूज दी है उसमें मिडल वैल्यू कौन सी है? 7.2, मतलब ऑन एन एवरेज इस डेटा का मीन है 7.2. ऑन द कॉन्ट्ररी उसका मोड कितना है? 9. तो मीन और मोड में डिफरेंस होता है. ये इस एग्जांपल से भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको. मोड वो वेरिएट की वैल्यू है, वेरिएट की वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. तो ये रॉ डेटा हो, इसे रॉ डेटा कहते हैं. रॉ डेटा हो या अनग्रुप्ड डेटा हो, इसमें ग्रुपिंग नहीं है, अनग्रुप्ड डेटा. तो इसको आप एक नज़र से भी समझ सकते हो कि कौन सा ऐसा वेरिएट का वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, और तुरंत आप मोड निकाल सकते हो, राइट? सो नाउ इफ आई गिव यू अनदर डेटा x एंड फ्रीक्वेंसी 1 1 7 9 9 15 10 20 13 21 17 25. What is the mode of this data frequency distribution? 25. What is the mode? 70. One of the answer is 25. 17. One of the answer is 17. What is your answer? Final answer? 17. Yes. तो ये होता है, ये गलती अक्सर होती है स्टैटिस्टिक्स में, ये गलती अक्सर होती है. हम क्या कह रहे हैं? वो वेरिएट की वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा अधिकांश है,
माने कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देख करके आपको वेरिएट की वैल्यू आंसर देना है, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी देख के और तुरंत फ्रीक्वेंसी बता देते हो या फ्रीक्वेंसी लिख देते हो। नहीं, फ्रीक्वेंसी से हमें वेरिएट की वैल्यू को ढूंढ कर वो आंसर होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो होती है। वन मोर एग्जाम्पल, let me take one more example. मोड कौन सा है? थ्री। ओके मैम 3। यस, 3। फ्रीक्वेंसी का देखो, फ्रीक्वेंसी का रो देखो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 3 की है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 3 की है। 3 ये 21 टाइम्स आया है। अब और एक एग्जाम्पल, यस, मोड कौन सा है? 25. 7 and 25. 7 and 25. यस। फ्रीक्वेंसी का रो देखो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 17 है, लेकिन ये तो दो वेरिएट वैल्यूज़ को असाइन है, एक 7 और एक 25। तो 7 और 25 दोनों भी मोड वैल्यू है, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, कि वेरिएट की वो वैल्यू जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी है। अब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम पे दो नंबर्स है, 17 फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और वो दोनों को करस्पॉन्ड कर रहा है, 7 को भी और 25 को भी। तो डेटा के दो मोड भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं डेटा के लिए, लेकिन मीन यूनिक होता है, मीन एक ही क्वांटिटी होती है। मीन इस डेटा का मीन भी निकाल सकते हैं। हाउ मच इज द मीन? 2 + 2 × 1 + 9 × 2 is 18, 7 × 17 119, 17 × 9 153, 25 10.06. It is 10.06. No, ma'am. No, sorry. No, it is not 10.06. What is mean? 18.34. 18.33. 34. 18.34. 18.34. हाँ. All of you are getting this value, mean? For a given data, mean is only one value, but mode could be more than one value. So mode is the value of the variate which appear for maximum number of times. Now this is for raw data or ungrouped data. For grouped frequency distribution, for grouped frequency distribution, for grouped frequency distribution, mode is calculated using the formula. Mode is calculated Saurabh, you have to be on time. You can't disturb others like this. Mode is calculated using the formula. So try to understand the formula. It is very interesting. Mode equals to
L, capital L. What do we mean by capital L? Lower limit of modal class. Lower limit of modal class. To obtain the lower limit of modal class, firstly we should know what is a modal class. Then what is a modal class? The class with maximum frequency. The class with maximum frequency is called modal class. तो फ्रीक्वेंसी कॉलम या फ्रीक्वेंसी रो को देखते हुए उसमें की सबसे हाईएस्ट एंट्री जिस क्लास को करस्पॉन्ड करती है उसे कहते हैं मॉडल क्लास. उस क्लास का एक अपर लिमिट रहेगा, एक लोअर लिमिट रहेगा. तो उसकी लोअर लिमिट L होती है जो मोड निकालने में हमारी सहायता करेगी. तो फॉर्मूला इज L प्लस, सो L में ऐड होगा FM. ये हमारा रेडियो वाला FM नहीं है, F सफिक्स M. What is F suffix M? Frequency. See, it is a frequency of modal class. Modal class की अपनी frequency FM रहेगी. FM माइनस F1. अब F1 क्या है? It is a frequency of preceding class. Frequency of the class preceding the modal class. तो मॉडल क्लास से पहले भी कोई क्लास रहेगी, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी का नोटेशन है F1. तो फॉर्मूला इज L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस F1 माइनस F2. Now could you identify or could you say what is F2? Could you judge what is F2? F2 क्या है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप? मॉडल क्लास के नेक्स्ट क्लास का. Exactly, perfect. Frequency of the class succeeding the modal class. जो मॉडल क्लास के बाद की क्लास होगी ना, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 होगी into H. H is width of the class. Width of the class. Any class actually. तो ग्रुप डेटा जो भी होगा उसका मोड इस फॉर्मूले से निकाला जाता है. मोड फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा इज L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 into H. So this quantity into H. L is lower limit of the modal class. Modal class is that class which has highest frequency. So whenever we are given some data, some grouped data, we will first observe frequency column or we will first observe frequency row, and we will find out the highest frequency. Highest value in that row or column is highest frequency, maximum frequency. The class to which this frequency corresponds will be modal class. Once we identify correctly the modal class, then its lower limit L will be written in this formula. Then we will add to it FM. So we will highlight the modal class and its frequency will be FM minus F1. Suppose this class is modal class.
इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो FM, इसके ऊपर एक दूसरी क्लास बैठी है, मॉडल क्लास -1 वाली क्लास कह देंगे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी F1 कहलाएगी, और मॉडल क्लास के नीचे और एक क्लास बैठी है, उसकी फ्रीक्वेंसी F2 कहलाएगी। तो फॉर्मूला इज फॉर मोड इज L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 टाइम्स FM माइनस F1 माइनस F2 into H. Learn this formula by heart. Okay, so this is for grouped data. Are you okay with the formula? फॉर्मूले में जो भी टर्म्स इन्वॉल्व है वो समझ में आ गई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Example, find mode of the following. Find mode of the following data. Class and frequency. Write this down in your book. Write down this in your book, all of you. So this is the given data. 0 to 10 the frequency is 8, 10 to 20 the frequency is 30, class 20 to 30 the frequency is 20, for the class 30 to 40 frequency is 10, for 40 to 50 it is 15, and for 50 to 60 it is 35. So frequency रो को देखते हुए कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है? 35. 50 to 60. 35. Yes. 50 to 60. Yes. 35. Frequency is maximum for the class 50 to 60. It is 35. Frequency is maximum for the class 50 to 60. It is 35. फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ये क्लास, मतलब मोड यहाँ का मेंबर है, मोड की वैल्यू 50 से 60 के बीच में आनी चाहिए. सो 55. formula to obtain mode of grouped data is mode equal to L plus FM minus F1 upon 2 FM minus F1 minus F2 into H. तो FM thus modal class is, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो ये क्लास मॉडल क्लास कहलाएगी. मॉडल क्लास इज 50 to 60. All of you agree with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Model class is 50 to Yes, ma'am. 60. Frequency of model class equal to FM equals to, त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 35. 35. Lower limit of this class is L equals to, या क्लासची लोअर लिमिट किती आहे? 50. 50 is the lower limit of the class. So L और FM प्राप्त हो चुके हैं, F1 F2 निकाल लेते हैं. F1 फ्रीक्वेंसी
ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास. अब प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास ये आपको पता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, द क्लास विच प्रीसीड्स द मॉडल क्लास इक्वल्स टू. लुक एट द डेटा एंड टेल मी. 15. ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास. इससे पहले वाली ये क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 15. F2 frequency of the succeeding class, succeeding to the model class. मॉडल क्लास के बाद की क्लास की फ्रीक्वेंसी, दिस इज द डेटा. ये मॉडल क्लास है. इसके बाद कौन सी क्लास है? इसके बाद में कौन सी क्लास है? इसके बाद क्लास रहेगी 60 to 70. लेकिन जो डेटा है वो सिर्फ यहाँ तक ही दिया है. क्लास है 60 to 70, लेकिन वेरिएट उसमें वैल्यूज ले ही नहीं रहा है. मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई उस क्लास के लिए? 0. लिहायला पण 60 ते 70 पण लिहू, तिथे फ्रीक्वेन्सी 0 लिहू, 70 ते 80 लिहू शकतो, त्याची फ्रीक्वेन्सी 0. पण ते उपयोगाचंच नाही. वेरिएट तिथे व्हॅल्यूज घेत नाही, मग कशाला लिहायचं है ना. तो सक्सीडिंग क्लास है, सक्सीडिंग क्लास इज 60 to 70, लेकिन उसमें वो वैल्यू नहीं लेता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी 0 है. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास इज 0. तो आर वी डन विद दिस? h, विड्थ ऑफ द क्लास. कोई भी क्लास की विड्थ कितनी है तो उसकी अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू. 0 से 10, 10 माइनस 0, तो क्लास विड्थ कितनी है? 10. तो वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड डेटा विथ अस टू ऑब्टेन मोड. मोड इक्वल टू L. वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर. L 50 प्लस FM is 35 minus F1, frequency of the preceding class, 2FM minus F1, frequency of the preceding class, F2, frequency of the succeeding class, into width of the class is 10. So this is 50 plus 53.64. how much it is? So definitely I think it will 53.6. be greater than 50. 53.64. 53.64. Is it, all of you? Yes, ma'am. So this is the modal value, mode for the given data. So 53.64 वेरिएट की वो वैल्यू है जिसके लिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन क्लास का दिख रहा था कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये वैल्यू 50 to 60 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर है जिसके लिए सबसे ज़्यादा है, तो वो नंबर है 53.64. तो इस नंबर के लिए ये नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है डेटा में. इज दिस एग्जाम्पल क्लियर? एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस? No. Shall I No, ma'am. shall I proceed for the next example? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Calculate mode for the given data.
class and frequency 5 to 10, frequency is 6, 10 to 15, frequency is 8, 15 to 20, frequency is 17, 20 to 25, frequency is 21, 25 to 30, frequency is 15, 30 to 35, frequency is 11, and 35 to 40, frequency is 2. So from the given data, look at the frequency row and tell me what is the highest frequency. 21. 21. 21. Yes. 21. To which class it corresponds to? 20 20 to 25. Yes. So what is the modal class? 20 to 25. Yes. 20 to 20. Formula for mode is L plus Fm minus F1 upon 2Fm minus F1 minus F2 into H. This is the formula for mode. What is L? Lower limit of the modal class. How much it is in our case? 20. 20. Yes, it is 20. How much is frequency of the modal class? 21. Yes. 21. How much is frequency of the preceding class? 17. Yes. 17. How much is frequency of the succeeding class? 15. Yes. How much is width of class, any class? 5. Yes. So all the data is available now. Let us compute mode. Mode equal to L is 20 plus Fm is 21, Fm minus F1. F1 is 17. 2 into Fm minus F1 minus F2 into 5. How much is the value? 22. 22. 22. Round figure 22. 22? Yes. Yes, yes. So mode value is 22. Is it okay to all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So if you observe the computation for mean and computation for mode, कौन से इसके कंप्यूटेशन इजी है, मोड के या मीन के? कौन से कंप्यूटेशन? बोथ. ओके, दैट इज गुड. लेकिन उसमें आप देख रहे थे ना, डिविएशन भी लग रहा था, कॉलम बढ़ गए थे ना. मोड निकालने के लिए कहे तो इतने में ही हो जाता, मतलब आपको अलग से उसका टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. मोड आसान है क्योंकि यहाँ पर और वैल्यूज़ नहीं निकालनी पड़ती ना. मीन में क्या क्या निकाला था हमने ग्रुप डेटा के लिए? मीन एक्स बार इज इक्वल टू assumed mean A plus summation FU upon capital N into H. This was by step deviation method. तो पहले ये प्रोडक्ट निकाला था, फिर उसका सम किया एंड सो ऑन. मोड को निकालना आसान है. ऐसे ही आप डेटा जिस फॉर्म में दिया है उसी से भी निकाल सकते हो. तो मोड अभी निकालते आ जाएगा आपको, इजंट इट?
तो shall I move for next central tendency? Median. Median. This is third central tendency. As I've already said, given some data, we have to analyze it from different point of view. One of the way to measure the central tendency is median. What is median? Let us try to understand. Am I audible, dear students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Again, I would like to inform you that कोई डेटा के लिए हो सकता है मीन, मीडियन और मोड तीनों एक वैल्यू हो, कोइंसाइड करे, लेकिन हर डेटा के लिए ऐसा नहीं होता और इसीलिए ये अलग अलग हैं और इनको डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि डेटा को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना होता है. तो मीडियन, व्हेन द वेरिएट वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी नहीं, वेरिएट वैल्यूज, when the variate values are arranged in ascending or descending order, तो या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या डिसेंडिंग में अरेंज कर दो. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की ओर और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की ओर. ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर में आपको प्लेस करना है वेरिएट्स को. मीडियन इज द मिडल टर्म. मीडियन इज द मिडल टर्म if the number is odd. If the number is even, so by number we mean number of variate values. If the number of variates is even, if the number of variates is even, the median is average. So we need to go for finding out average निकालना पड़ेगा of middle two terms. बहुत सरल है, समझने की कोशिश करते हैं. मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है और उसे मेजर कैसे करना है ये समझते हैं. वेरिएट वैल्यूज को अरेंज कर दीजिए और काउंट कीजिए. जैसे कि मैंने लिख दिया 3, 5, 7, 9, 15. सपोज ये डेटा है, इस डेटा का मुझे मीडियन वैल्यू निकालना है. तो कितने वेरिएट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 वैल्यूज का मुझे मीडियन निकालना है. मीडियन कैसे निकालते हैं? क्योंकि ये नंबर ऑड है तो ऑड में क्या करना है? मिडल टर्म रहेगी. मिडल टर्म. मैग्नीट्यूड वाइज उनको असेंडिंग में प्लेस कर दिया. मीडियन इज द मिडल टर्म. तो मिडल टर्म कौन सी है? ये 1 नंबर की पोजीशन पे, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये पोजीशन है. तो बीच में कौन बैठा है? असेंडिंग में रखा मैंने 7. तो क्या ये मीडियन है? क्या इस डेटा का मीडियन है ये? फिर Yes. सो 7 इज द मीडियन. अब मैं इसे ही डिसेंडिंग में प्लेस करती, बड़े से छोटे की ओर, तो फिर भी बीच में कौन आ रहा है? ये 1 नंबर की पोजीशन पे, ये 2 नंबर की पोजीशन, ये 3, ये 4, ये 5. बीच में कौन बैठा है?
7. 7. 7. तो मैंने असेंडिंग में भी प्लेस किया तो 7 ही आएगा, डिसेंडिंग में भी प्लेस किया तो 7 ही आएगा। ऐसे निकाला जाता है मीडियन फॉर रॉ डेटा, फॉर अनग्रुप्ड डेटा। ऑड नंबर ऑफ वेरिएट्स थे, इसीलिए ये आसान हो गया। अब दूसरा डेटा लीजिए, से 1 7 7 3 5 9। तो सबसे पहली स्टेप कौन सी लेनी पड़ेगी हमें? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। यस, असेंडिंग में रखना। 1 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 के बाद 2 बार 7 और फिर 9। मीडियन फॉर ये कितने वेरिएट वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 वेरिएट वैल्यूज है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएट्स इज इवन। इवन के लिए क्या फॉर्मूला है मीडियन निकालने के लिए? इफ द नंबर ऑफ वेरिएट्स इज इवन, मीडियन इज एवरेज ऑफ मिडल टू टर्म्स। तो इस केस में जब ऑड नंबर्स होते हैं ना, ऑड नंबर ऑफ वेरिएट वैल्यूज होती है ना, तो मिडल टर्म ऐसे डिस्टिंक्टली क्लियरली दिखती है कि 7 ही मिडल है, क्योंकि उसके इधर 2 है और इधर 2 है। लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म दिखती नहीं ना। 3 मिडल लोगे तो उसके इधर साइड पे 2 है और इधर साइड पे 3 है। 4 मिडल लोगे तो उसके इधर साइड पे 3 क्वांटिटीज है, 1 2 3। जैसे कि 7 लोगे और 7 अगर लोगे तो उसके इस साइड पे 3 टर्म्स है और इस साइड पे 2 है, तो ये तो इनइक्वालिटी होती है। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, तो मिडल टर्म एक नहीं होती। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है टेक द एवरेज ऑफ मिडल टू टर्म्स। तो मिडल की जो भी 2 टर्म्स है ना, उनका एवरेज ले लो। मिडल की 2 टर्म्स कौन सी रहेगी? 5 and 7। 5 and 7। ये 2 मिडल की टर्म्स होगी, क्योंकि इनके इस साइड पे 2 टर्म्स बैठी है और इसी पेयर के इस साइड पे 2 टर्म्स बैठी है। तो इस केस में मीडियन क्या रहेगा? 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2। 6. So it is 12/2, it is 6। So 6 मीडियन है इस डेटा का। 1 7 7 3 5 9 का मीडियन ऑफ दिस डेटा इज इक्वल टू 6। So this is how we obtain median for ungrouped data। लेकिन जब ग्रुप्ड डेटा आएगा तो फॉर्मूला रहेगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा is obtained using the formula L plus n upon 2, L plus n upon 2 minus C upon F into H। So let us try to understand the meaning of the terms. L will be of course lower limit, but lower limit किसकी? तो मीडियन क्लास की। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी होगी? मीडियन क्लास
is the class which corresponds to the cumulative frequency just greater than n upon 2. Dear students, मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे? फॉर एग्जाम्पल 0 से 10, 10 से 20, ये फ्रीक्वेंसी है 5, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 7, 20 to 30 के लिए फ्रीक्वेंसी है 10. तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? हाउ मच इज द टोटल फ्रीक्वेंसी? 5 plus 7 plus 10, 22. So 22. the notation is capital N for summation of all the frequencies. It is capital N. Sum of all the frequencies is denoted by capital N. N upon 2. How much it is? 11. 11. 11. Yes. 11. So इस क्लास में से तीनों में से ऐसी कौन सी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी n अपॉन 2 मतलब 11 से ज़्यादा है, जस्ट ज़्यादा, हाँ जस्ट. जस्ट ज़्यादा 20 to 30 की भी 10 है ना? तो as far as this example is concerned, n upon 2 is 11 और 11 से बड़ी किसकी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं एक्चुअली. तो फिर इस क्लास के लिए मीडियन का डिस्कशन वैलिड नहीं हो रहा है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ यूजिंग द फॉर्मूला. पहले समझ लीजिए हाउ टू एग्जीक्यूट. वो क्लास जो करस्पॉन्ड, आई बेग योर पार्डन डियर स्टूडेंट्स, आई बेग योर पार्डन. व्हाट वाज द डेटा आई रोट? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 5, 7 and 10. Is it? How much it is? 22. N upon 2 is 11. This is table of frequency. And now we are going for cumulative frequency. पहिल्या क्लासचं cumulative किती असेल? 5. दूसरे क्लास की क्यूम्युलेटिव 5 plus 7, 12. तीसरे क्लास की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22. यस. तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 11 किसकी है? कौन से क्लास की है? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 11. Cumulative frequency just greater than 11, just 10 to 20. 10 to 20. yes. तो 11 से तो 12 भी बड़ा है, 22 भी बड़ा है. तो ऐसे दो क्लासेस है जिनकी ग्रेटर देन 11 है, लेकिन वी वांट जस्ट ग्रेटर देन मतलब उसके बहुत नज़दीक. 22 और 12 में से 11 के नज़दीक कौन है? 12. So this is median class. I suppose now the point is clear. मीडियन क्लास कैसे ढूंढना है समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी कॉलम से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट कर लेना, n अपॉन 2 यहाँ पर निकाल करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में इस नंबर से जस्ट बड़ा, इससे बड़े तो बहुत होंगे लेकिन जस्ट बड़ा मतलब इसके नियरेस्ट में
जो भी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज मीडियन क्लास. मीडियन क्लास निकालने के बाद में उसका लोअर लिमिट लेना. लोअर लिमिट इज डिनोटेड बाय कैपिटल L. एंड नाउ C. सो n/2 निकाल लिया सर्वप्रथम. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 डिसाइड्स मीडियन क्लास. उसका लोअर लिमिट ले लिया तो ये मिल गया आपको, ये मिल गया. C क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding the median class. मीडियन क्लास के ऊपर की जो क्लास होगी उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट होगा n/2 से. सो C मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मीडियन क्लास के ऊपर एक क्लास होगी, उस क्लास की क्यूमुलेटिव वाली फ्रीक्वेंसी. मीडियन क्लास मिल जाने के बाद उसके ऊपर जो क्लास है उस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C से डिनोट कर रहे हैं हम. C मतलब आपको याद रहे कि क्यूमुलेटिव वाली लेनी, इसीलिए, और n/2 में से सब्ट्रैक्ट करना. इस F का क्या मीनिंग है? फ्रीक्वेंसी, not cumulative, only frequency. Frequency of the median class. Frequency of the median class. और H रहेगा width of the class. Is this clear? Terms clear है आपको? Yes, ma'am. Yes. Yes, miss. मीडियन निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू h. If you are done with this, let us go for example to obtain median for grouped data. Again, calculate median for the following data: class and frequency 5 to 10, 6, 10 to 15, 8, 15 to 20, 17, 20 to 25, 21, 25 to 30, 15, 30 to 35, 11, and 35 to 42. Calculate median for this given data. So this is group data, and median formula for median of group data equal to L plus n/2 minus C upon F into H, where L is lower limit of middle class, lower limit of median class, n/2 is
summation of all the frequency divided by 2. C is cumulative frequency of the preceding class to median class. F is frequency of median class and H is width of the class. So we have written the formula and we have described each term in the formula. Now let us form a table. We have to form table to obtain median. So class 5 to 10, its frequency is 6. 10 to 15, frequency is 8. 15 to 20, frequency is 17. 20 to 25, frequency is 21. 25 to 30, frequency is 15. 30 to 35, frequency is 11. And 35 to 40, frequency is 2. We need cumulative frequency. Cumulative frequency. Frequency is denoted by F and cumulative frequency by CF or C. What is cumulative frequency of first class? 6. 6. For first class, its frequency is equal to cumulative frequency. Second class ची cumulative frequency? 14. 14. Yes. 6 plus 8 is 14. Third class की cumulative frequency? 31. 31. 52. Fourth class? 52. Fifth class? 67. 67. Sixth class? 78. 7th class? 80. तो पहले मैंने ऐसे फर्स्ट क्लास का एज इट इज़ होता है, सेकंड का ये और ये ऐसे किया, थर्ड का ये तीनों होते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया मैंने. बट जब आप फ्लो में आ गए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, पहले वाले की क्यूमुलेटिव और जिसकी निकालना है क्यूमुलेटिव उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें ॲड करना. प्रिसिडिंगची क्यूमुलेटिव प्लस ज्याचं काढायचं त्याची फ्रीक्वेंसी मिळून त्याची क्यूमुलेटिव बनते. So we have obtained cumulative frequency. So now we will obtain n upon 2. So for n upon 2 we need n first of all. So frequency column का addition 80. of all the entries is this number. 80. आप डायरेक्टली यहाँ से भी यहाँ पर लिख सकते हो 80. तो n upon 2 will be 80 upon 2 is 40. अब मुझे ये बताइए क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं कह रही हूँ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और जस्ट ग्रेटर देन 40 इज 52. यस 52. जस्ट बड़ी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 52 है.
is 52. So the median class is which is the median class? 20 to 25. 20 to 25. Yes, because 52 cumulative frequency corresponds to this class. So median class is 20 to 25. Point to be noted, dear students. So L, lower limit of median class is how much? 20. 20. Yes, 20. lower limit of median class is 20. N upon 2 is 40. So we have L, we have N upon 2. Now next is C, cumulative frequency of the preceding class to the median class. ही median class आहे, ह्याच्या आदल्या क्लासची क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 31. 31. So cumulative frequency of the class 31. just preceding the median class is 31. आणि F, मीडियन क्लास की स्वतःची फ्रीक्वेंसी कितनी है? मीडियन क्लास की खुद की अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 21. 21. Yes, 21. आणि width of the class 5. 5. So we are ready with all data and now we just have to substitute in the formula. Median is equal to L plus N upon 2 minus C upon F into H. Lower limit of the median class is 20. N upon 2 is 40 minus cumulative frequency of the preceding class is 31 divided by frequency of the median class is 21 into 5. How much it is? 22.142. 22.15. 142. 43. 14. So it is 22.14. This is the value of the median. Is this clear to all of you? तो मीडियन वो वैल्यू होती है जो अगर आप डेटा असेंडिंग फॉर्म में रखोगी तो आधी वैल्यूज उसके इस लेफ्ट पे होगी और आधी वैल्यूज उसके राइट पे होगी. वो बराबर 50-50 में डिवाइड कर देता है डाटा को. उसके इस साइड पे डाटा 50% रहेगा और राइट साइड पे डाटा 50% रहेगा. 22.14 वो इस क्लास में सिचुएटेड है. मतलब जिस क्लास को हमने मीडियन क्लास कहा था तो मीडियन तो वहीं का मिलना चाहिए ना. नहीं तो आपने बोला मीडियन क्लास 20-25 है और आपको मिल रहा है 27 मीडियन, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. मीडियन क्लास वो है मतलब मीडियन वहाँ पर ही बैठा रहेगा. तो हमें 22.14 मिला है जो यहाँ पर ही है, इसी क्लास के अंदर है, मतलब हम सही है. तो आर वी डन विद दिस? Yes, ma'am. Yes. Let us go for one Yes, more ma'am. example. Yes. Find median for the following data. Find median for the following data. Marks below. अच्छी से समझने की कोशिश कीजिए. मार्क्स बिलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. रेलेवेंट क्वेश्चन है ना. स्टूडेंट्स को जब असेस करते हैं, असेस करने के बाद में उस असेसमेंट का एनालाइज करना पड़ता है टीचर को. मार्क्स बिलो 10. ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको 10 से कम अंक प्राप्त हुए हैं? तो ऐसे 5 विद्यार्थी हैं. 10 से पीछे जिनको अंक प्राप्त हुए हैं ऐसे 5 विद्यार्थी हैं. 20 से
कम, मार्क्स बिलो 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 9, 9 विद्यार्थियों को 20 से कम प्राप्त हुए हैं। तो जिनके 10 से कम है उनके 20 से भी कम है, जिनके मार्क्स 10 से कम आए हैं उनके 20 से भी कम है, क्योंकि जो 10 से कम रहेगा वो 20 से तो कम रहेगा ही। तो अगर मैं बोलूँ कि जिनको 10 से 20 के बीच में मिले हैं तो ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे? 14. 14. 14? 9. क्या 9. कर रहे हैं? 9? 4 में 4। 10 से कम मार्क्स मिलने वाले 5 विद्यार्थी हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि 0 से 10 में 5 बैठे हुए हैं, 5 विद्यार्थियों को 0 से 10 के बीच में मिले, 0 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम। नेक्स्ट डेटा क्या कहता है कि 20 से कम किनको मिले? 9 बच्चों को मिले हैं। 20 से कम 9 बच्चों को मिले, लेकिन 10 से कम 5 बच्चों को मिले। तो 5 यहाँ के और 4 यहाँ के, 9 - 5 इज 4। 5 बच्चों को 0 से 10 के बीच में मिले और अगले 4 बच्चों को 10 से 20 के बीच में मिले। आ रहा है ये समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, ये समझ में आ रहा है? फिर आगे डेटा दिया है मार्क्स बिलो 30, 30 से कम मार्क्स 17 बच्चों को है। 30 से कम मार्क्स 17 बच्चों को है। 30 से कम मतलब वो 20 से कम भी हो सकते, 10 से कम भी हो सकते ना। तो एज पर द प्रायर डेटा 10 से कम 5 को है, 20 से कम 9 को है। तो 20 से 30 में कितने रहेंगे? 8. 17 - 9, 17 - 9, 8 स्टूडेंट्स को 20 से 30 के बीच में है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ? ग्रुपिंग कर रही हूँ। दिया हुआ डेटा रॉ डेटा है, रॉ डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्दर इट इज गिवन 40 से कम जिनको मार्क्स है ऐसे 29 विद्यार्थी है। तो 40 से कम मार्क्स जिनको है तो वो 40 से कम जो भी है वो उसमें 30 से कम वाले भी आएंगे, 20 से कम वाले भी आएंगे और 10 से कम वाले भी आएंगे। सो 30 से 40 में अंक प्राप्त होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 12. 40 से कम जिनको प्राप्त हुए हैं ऐसे पूरे 29 है और यहाँ तक 17 थे। तो 29 - 17 इज 12। सो 30 से 40 इस क्लास में 12 विद्यार्थी है। 30 से ज़्यादा और 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कुल मिलाकर 12 है। मार्क्स बिलो 50 से कम मार्क्स मिले हैं ऐसे 45 विद्यार्थी है, 45। 50 से कम तो वो यहाँ पर आ जाएंगे पूरे। ये 45 मतलब इतना बड़ा बैंड है, 45। तो 45 माइनस व्हाट इज दैट फ्रीक्वेंसी? 29। 16. 45 माइनस 29, 16। सो 40 से 50 की बैंड में 16 विद्यार्थी है। मार्क्स बिलो 60 ऐसे 60 विद्यार्थी है। 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 60 है, तो यहाँ तक 60 है। 60 - 45 ये 50 से कम और ये 60 से कम,
तो 50 से 60 वाले क्या आएंगे? 60 में से 45 सब्ट्रैक्ट करो, 15। तो 50 से 60 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई 15। अब आगे का डेटा है 70 से कम जिनको अंक प्राप्त हुए, ऐसे 70 विद्यार्थी है। सत्तर विद्यार्थी है। 70 से कम जिनको मार्क्स है, 10, ये पूरे मिलाकर 70 विद्यार्थी है। 60 से कम 60 विद्यार्थी को थे और 70 से कम 70 विद्यार्थियों को है। मतलब 60 से ज़्यादा और 70 से कम कौन से रहेंगे? जिनको 60 से कम है माइनस जिनको 70 से कम है, तो 60 से 70 का मिल जाएगा हमें। 60 से कम ऐसे 60 विद्यार्थी है और 70 से कम ऐसे 70 विद्यार्थी है, तो 70 माइनस 60 इज 10। तो 60 to 70 इस क्लास का फ्रीक्वेंसी आ गया 10। जिनको 60 से ज़्यादा लेकिन 70 से कम ऐसे मार्क्स, ऐसे 10 विद्यार्थी है। आगे का डेटा दिया है उन्होंने, मार्क्स लेस देन 80 ऐसे 78 स्टूडेंट्स हैं। मार्क्स लेस देन 80 78 स्टूडेंट्स हैं। तो 80 से कम जिनको मार्क्स प्राप्त हुए हैं, ऐसे 78 विद्यार्थी हैं और 70 से कम मिलने वाले 70 विद्यार्थी हैं। मतलब 70 से आगे लेकिन 80 से कम, मतलब 70 to 80 इस क्लास में कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं? 70 to 80 में 8। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते करते क्लासेस की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। अब आते 90 पर। 90 से कम जिनको प्राप्त हुए हैं वो 83 बच्चे हैं। तो 80 से 90 में कितने रहेंगे? 5 बच्चे। 5। 83 माइनस 78 5। और 100 से कम मिलने वाले, मतलब 100 में से 100 किसी को नहीं मिले, मार्क्स बिलो 100 85 बच्चे हैं। 100 से कम प्राप्त करने वाले 85, 90 से कम करने वाले 83। तो 90 से 100 के स्लैब में कितने हैं विद्यार्थी? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। तो ऐसा ये डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है। तो मुझे ये बता सकते क्या आप, ये नंबर्स क्या डिनोट करते क्लास का? फ्रीक्वेंसी। ये वाले नंबर्स क्या डिनोट कर रहे हैं क्लास का? मार्क्स लेस देन 10, मार्क्स लेस देन 20। मार्क्स लेस देन 10 जिनको मिले हुए से 5 है, लेस देन 20 जिनको है ऐसे 9 है, जिनको 10 से कम है ऐसे 5, जिनको 20 से कम है ऐसे 9। तो 9 यहाँ तक है। तो ये क्या, ये नंबर्स क्या डिनोट कर रहे हैं? एवरेज। नहीं, फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहे हैं। हाँ, 10 तक जिनको प्राप्त हुए ऐसे 5, लेकिन 20 तक जिनको प्राप्त हुए ऐसे 9, मतलब 5 में और 4 बढ़ाकर 9 हो गया। मतलब यहाँ तक स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। फिर 17 यहाँ तक टोटल पूरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये रिस्पेक्टिव क्लासेस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स। तो अब इसका
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। पहले तो क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इतने 3 कॉलम्स ही सफिशिएंट है मीडियन के कंप्यूटेशन के लिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 में, 70 से 80 में, 80 से 90 में और 90 से 100 में। 0 से 10 में मार्क्स मिलने वाले 5 विद्यार्थी हैं। 10 से 20 में जिनको अंक प्राप्त हुए ऐसे 4 विद्यार्थी हैं। 20 से 30 में जिनको मिले हैं ऐसे 8 है। 30 से 40 में जिनको मिले वो 12 है। 40 से 50 में जिनको मिले वो 16 है। 50 से 60 में जिनको मिले ऐसे 15 है। 60 से 70 में मिलने वाले 10, 70 से 80 8, 80 से 90 5, 90 से 100 में जिनको मिले 2 ही विद्यार्थी। 2 विद्यार्थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, हाईएस्ट अंक लिए उन्होंने। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरे क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले 2 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी का एडिशन, 5 और 4 9। तीसरे क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 + 8 17. नेक्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29. उसके नेक्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव 45. के नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव वाली फ्रीक्वेंसी 60. नेक्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव 70. नेक्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव 78. नेक्स्ट क्लास की 83. और फाइनल आखिरी क्लास की। 85. तो n कितना है डियर स्टूडेंट्स? समेशन 85. ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 85. यस 85. अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखा आपने, वहाँ से जो हमने निकाला वही नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मार्क्स बिलो एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो भी कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 की। तो आप आँख बंद करके भी यहाँ पर डाल सकते थे, बट पहला एग्जाम्पल था इसीलिए मैंने आपको इससे विस्तार से करके दिखाया और फिर मैच हुआ, वो वेरीफाई हो गया। आई थिंक इतने कॉलम सफिशिएंट है, वी डोंट नीड अदर कॉलम्स to obtain median. So n upon 2 is how much? 42.5. 42.5. 42.5. So cumulative frequency just greater than 10 upon 2 is, yes, what is the answer dear students? 48.43. 45. 48.44. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर दैन 42.5 is 45. 45. Cumulative frequency just greater than 42.5 is 45. Corresponds to the class. Corresponds to the class. 40 to 50. 40 to 50.
So median class is 40 to 50. मीडियन क्लास का चुनाव हो चुका है. लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 40. 40. L प्राप्त हो चुका है, n/2 प्राप्त हो चुका है. C cumulative frequency of the preceding class, the class which precedes the median class, equals to 29. 29. F frequency of median class 16. 16. H width of the class 10. 20 minus 10, 30 minus 20, 10. So we are ready with all the data required, and now we can compute median for the given data. L plus n/2 minus C upon F into H. Learn this formulas by heart. Lower limit is 50 plus n/2 is 42.5. Ma'am, lower limit is 40. Yes, it is a mistake. Lower limit of this class is 40. I wrote upper limit. Thank you so much. So lower limit is 40. n/2 minus C upon F into H. How much it is? 48.44. 48.44. So ये मीडियन क्लास थी, तो मीडियन इस क्लास के भीतर का ही होना चाहिए था, तो ये नंबर तो इसके भीतर का ही है, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल तो है. 48.44 मीडियन है ऑफ द गिवन डेटा. Any questions, dear students? No, ma'am. Okay. No, ma'am. No, ma'am. तो अभी तक हमने मीन, मोड, मीडियन सीख लिया है. मीन, मोड, मीडियन. डेटा ग्रुप डेटा हो, अनग्रुप डेटा हो, हम तीनों केसेस में निकाल सकते हैं. मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड इज अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ इंटू यू अपॉन एन इंटू एच. मोड इज मोड इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2fm माइनस f1 माइनस f2 into h. This is the formula for mode. And median for group data is L plus n/2 minus C upon F into H. For mean, the terms A means assumed mean. assume mean हम कैसे ढूंढते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा दिखती हो जिस क्लास की, उसका मिडल वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं हम कि ये मीन होगा, उसी से शुरुआत करते हैं. u क्या होता है? x माइनस ए डिवाइडेड बाय h. मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास x माइनस अज्यूम मीन अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास. और n होता है समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. मोड में l का क्या मीनिंग है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास कैसे ढूंढते हैं हम? जिस क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है
उस क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं, क्योंकि मोड का डेफिनेशन क्या है, वेरिएट की वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उस क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं, और उसकी लोअर लिमिट एल होगी, और वो एल यहाँ पे यूज़ होती है फॉर्मूला में। एफ एम क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। एफ वन क्या होता है, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होता है, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। और H विड्थ ऑफ द क्लास। मीडियन में क्या होता है, L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ढूंढते कैसे है, n/2 करते हैं। n इज समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और ये होने के बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर दैन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम मीडियन के लिए बढ़ाना पड़ता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर दैन, जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर दैन n/2 आएगी उसको मीडियन क्लास कह देंगे। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट L कहलाएगा। C क्या रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। मीडियन क्लास के ऊपर जो क्लास बैठी है उसका क्यूमुलेटिव वाला फ्रीक्वेंसी लेना है, वो C से डिनोट होगा, n-2 में से सब्ट्रैक्ट करना। F क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H विड्थ ऑफ द क्लास। तो ये था अबाउट द 3 सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मोड, मीडियन। मीडियन वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके लेफ्ट साइड पे आधा डेटा बैठा है और जिसके राइट साइड में आधा डेटा होता है। या अगर आप वर्टिकली प्लेस करें तो मीडियन वेरिएट की वो वैल्यू है जिसके ऊपर आधा डेटा है और जिसके नीचे आधा डेटा है। मोड वो वैल्यू है वेरिएट की जो सबसे अधिकांश बार आया है, वो वेरिएट वैल्यू सबसे अधिकांश बार आता है। और मीन मतलब एवरेज, जितनी भी वैल्यूज हैं उनके एवरेज क्या है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? शैल आई प्रोसीड फर्दर? यस मैम। हाँ, अब हम जाएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन की ओर। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, डिविएशन यानी चेंज। स्टैंडर्ड डिविएशन the most important and the most powerful measure of dispersion is the standard deviation. So standard deviation is most important and most powerful. मतलब ऐसे दूसरे भी मेथड्स है, दूसरे भी पैरामीटर्स है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, आप इन सारी बातों को मतलब रिलेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रही हूँ मैं। एक प्रिज्म है, प्रिज्म पे लाइट गिरती है और वो लाइट अलग अलग कलर्स में दिखती है हमको, क्योंकि वो रेज अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की होती है और हर फ्रीक्वेंसी को कलर अलॉट होता है। ये फ्रीक्वेंसीज होगी तो कलर ऐसा बनता है। तो ये डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। तो ये भिन्न भिन्न रंग हो गए, भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसीज के। तो ऐसे डेटा स्कैटर्ड होता है। डेटा भी ऐसे ही है ना, अलग अलग है। ये क्लास का डेटा, इस क्लास में इतनी फ्रीक्वेंसीज है, इस क्लास में इतने हैं। तो ये
ये जो मेजरमेंट है ये आपको डाटा कितना डिस्पर्स्ड है, डेटा कितना डिस्पर्स्ड है इसका एक अंदाज़ा देता है। तो इसीलिए डिस्पर्शन को मेजर करने का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल मेथड है स्टैंडर्ड डिविएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। It is denoted by sigma. So this is the notation used to denote standard deviation. Point to be noted, dear students. Point to be noted. Standard deviation अगर compute करना है तो वो sigma से denote होता है। ये sigma है और ये रो है। काफ़ी बच्चे इसमें confuse हो सकते हैं। This is sigma and this is rho, RHO, rho. तो sigma denotes standard deviation. अब standard deviation का formula क्या है? So standard deviation is square root of, it is square root ऑफ, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ, मीन ऑफ, मीन मतलब एवरेज, मीन मतलब एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं हम? डिवाइडिंग बाय एन, समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ, मीन किसका? मीन ऑफ द स्क्वेयर्स, तो स्क्वेयर्स का मीन होने वाला है, तो ये स्क्वेयर्स, लेकिन स्क्वेयर्स किसका? स्क्वेयर्स ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर लेना है, ऑफ द डिफरेंस, ऑफ द वेरिएट वैल्यूज, ऑफ द वेरिएट वैल्यूज। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका x, ये वेरिएट वैल्यू फ्रॉम देयर मीन, वेरिएट वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, डिफरेंस मिडल वैल्यू माइनस मीन, x माइनस x बार। सो दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इनटू मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी रहेगी, जितनी बार ये x क्लास की फ्रीक्वेंसी है मल्टीप्लाइड बाय f डिवाइडेड बाय n। सो दिस इज बेसिक फॉर्मूला टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ squares of difference of the variate values, difference of the variate values from the mean. So this is basic definition of standard deviation. So standard deviation by shortcut method will be one another formula, by step deviation method will be another formula. सो बेसिक समझ में आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन का मीनिंग। सो स्टैंडर्ड डिविएशन में जो भी x की वैल्यूज होती है, मिड वैल्यूज, वो मीन में से सब्ट्रैक्ट होती है, मीन में से मीन सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसीलिए उसे स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। और एक पॉइंट जो आपको नोट करना है और जो इम्पॉर्टेंट है, वेरिएंस, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। पॉइंट टू बी नोटेड, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, square of the standard deviation, square of the standard deviation is called variance, उसे variance कहते हैं।
So variance is square of the standard deviation. और एक related term है, that is coefficient of variation. Note it, dear students, coefficient of variation. Standard deviation is denoted by sigma, variance is square of sigma, and another term is coefficient of variation. Jot down this formula is coefficient of variation. COV is obtained using the formula sigma upon x bar into 100. Sigma upon x bar into 100. Sigma is the standard deviation, x bar is mean. So if your standard deviation is correct, if your mean is correct, then taking sigma upon x bar and multiplying it with 100 give you coefficient of variation. इनमें से कोई भी एक वैल्यू गलत हो जाती है तो आंसर गलत आएगा. This is about standard deviation and the related terms. Standard deviation is denoted by sigma. It is square root of mean of squares of difference of the varied values from their mean. So basically it is summation f x minus x bar x minus x bar square divided by n. This is what is basic definition of standard deviation. Square root of mean of squares of difference of the mid value and the average. So is this clear to all of you, dear students? Standard deviation? Yes. Yes, ma'am. Variance is nothing but square of the standard deviation denoted by sigma square, and coefficient of variation is standard deviation sigma upon x bar into 100. Standard deviation upon mean into 100. Standard deviation upon mean into 100 is coefficient of variation. So it is sigma upon x bar into 100. Coefficient of variation. If this is clear, let me proceed for next formula. ये बेसिक डेफिनेशन थी स्टैंडर्ड डिविएशन के. स्टैंडर्ड डिविएशन की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ डिफरेंस. दिस इज बेसिक डेफिनेशन. बट नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन अगर निकालना है बाय शॉर्टकट मेथड, standard deviation sigma equals to, so the formula is square root of summation f d square divided by n. Note down this, dear students, minus summation f d upon n whole square. By shortcut method, the standard deviation is obtained using the formula square root of summation f d square upon n minus summation of f d upon n whole square, where d is deviation x minus a is assumed mean, isn't it, and n is summation f. This is standard deviation by shortcut method. Standard deviation by shortcut method. So how to generate this summation f d square? You have f, you have d, then you will insert one more column d square,
you will multiply this column entries with this column entries, then you will get fd square, and then adding up all the terms going to give you fd square चा summation. ते इथे ठेवणार तुम्ही. you will keep that here. on the contrary summation fd कसं भेटेल? f ह्या कॉलमचं आणि ह्या कॉलमचं मल्टिप्लिकेशन fd असेल, ते पण लागेल. तर दैट इज समेशन fd. वो इस कॉलम की एंट्रीज को ऐड करके ये मिलेगा आपको. और समेशन एफ डी स्क्वायर बनाने के लिए एफ और डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम जनरेट करना और उन सबकी एडिशन करके यहाँ पर रख सकते हैं. तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला. स्टेप डिविएशन से कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन? सो स्टैंडर्ड डिविएशन by step deviation method. By step deviation method is standard deviation by step deviation method is sigma equal to h into, so remember you have to multiply by a h into, note down this, summation fu square upon n minus summation of fu upon n whole square. तो where u is, क्या कोई बता सकते u कितना होता है? x minus a divided by h. x minus a divided by h. h रहेगा width of the class. h रहेगा width of the class और n रहेगा summation of all the frequencies. दोनों फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर u होता है, वहाँ पर d होता है. u होता है x माइनस a डिवाइडेड बाय h, d होता है x माइनस a. तो क्योंकि यहाँ पर h से डिवाइड करते हैं इसलिए यहाँ पर h से मल्टीप्लाई करते हैं. इतना ही फर्क है दोनों फॉर्मूलाज में. Standard deviation sigma by shortcut method is square root of summation f d square upon n minus summation f d upon n whole square. Standard deviation by step deviation method is h into summation fu square upon n minus summation fu upon n whole square. और ये टर्म्स कैसे जनरेट होने वाली है उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है. समेशन एफ डी स्क्वायर ये टर्म कैसे जनरेट होगी? एक कॉलम रहेगा एफ का, एक कॉलम रहेगा डी का, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा डी स्क्वायर का, फिर ये कॉलम की एंट्रीज मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग ये कॉलम के एंट्रीज देगा आपको एफ डी स्क्वायर ऐसे जनरेट हो जाएंगे. उन सब का एडिशन समेशन एफ डी स्क्वायर से देगा आपको और चाहिए समेशन एफ डी भी लगता है. उसको कैसे जनरेट करोगे? इस कॉलम की एंट्री और इस कॉलम की एंट्री को मल्टीप्लाई करके एफ डीज रिस्पेक्टिव एफ डीज बन जाएंगे और उनका एडिशन समेशन एफ डी प्राप्त हो जाएगा. इसी तरह स्टेप डिविएशन मेथड से एफ यू स्क्वायर ये कॉलम और ये कॉलम की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का एफ यू स्क्वायर एंड एफ इंटू यू इनका प्रोडक्ट यहाँ पर. तो समेशन एफ यू स्क्वायर यहाँ इस कॉलम के एंट्रीज को ऐड करके मिलेगा, समेशन एफ यू लास्ट कॉलम के एंट्रीज को ऐड करके प्राप्त हो जाएगा और फिर आप फॉर्मूला में डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूला. ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला. इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए. एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. No, ma'am. यस. No, ma'am. तो इस डेटा के लिए
इस डेटा के लिए आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालिए। अब मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ कि यही डेटा का हमने मीन निकाल लिया है। जब हमने मीन निकाला था तो मैं उसका मीन दे देती हूँ आपको, आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लीजिए। जस्ट ट्राई इफ यू कैन। राइट डाउन दिस डेटा। यही डेटा मैंने मीन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए बार बार यूज किया है। इससे हमने मीन भी निकाला है स्टेप डिविएशन से। मीन कोई भी मेथड लगाइए, आंसर एक ही आना चाहिए। तो मीन हमारा था 22 इफ यू रिमेंबर, और अज्यूम्ड मीन लिया था हमने 22.5। ये दो हिंट्स मैंने दे दिए। और सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालिए बाय स्टेप डिविएशन मेथड। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सो इसमें मीन की ऐसे ज़रूरत नहीं है, मीन की ज़रूरत नहीं है। आपको टेबल बनाना है। टेबल में आएगा क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी के पहले मिड वैल्यू, उस क्लास की मिड वैल्यू x, और फिर फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नहीं लगेगी आपको, u लगेगा, fu लगेगा, fu स्क्वायर लगेगा। कॉलम नंबर 1 क्लास, कॉलम नंबर 2 मिड वैल्यू, कॉलम नंबर 3 फ्रीक्वेंसी, 4 u। अज्यूम्ड मीन आप 22.5 लेंगे। f इंटू यू, ये f इंटू यू, एफ यू यहाँ पे आएगा। एफ यू स्क्वायर के लिए यू स्क्वायर लगेगा। u के बाद में यू स्क्वायर कॉलम नंबर 5, यू स्क्वायर कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 6 f into u will be column number 3k entry into column number 4k entry, and fu square will be column number 3 into column number 5। इसे कंस्ट्रक्ट करके ये दोनों आउटकम्स आपको टेबल में से मिलेंगे, रिस्पेक्टिव कॉलम के आउटकम्स, और n, और ये निकाल पाते हो आप। मीनवाइल मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? मोड, मोड किसे कहते हैं, ग्रुप डेटा का मोड कैसे ढूंढते हैं, रॉ डेटा का मोड कैसे ढूंढते हैं, और क्या सीखा हमने? मीडियन, मीडियन ग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं, अनग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं। अनग्रुप डेटा में दो केसेस थे। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडल वैल्यू मीडियन होती है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच की दो वैल्यूज का एवरेज निकालना। फिर हमने ग्रुप डेटा के लिए दोनों के फॉर्मूलाज लिखे हैं। यस, आंसर योर रोल कॉल्स। रोल नंबर 1 आरती, फर्स्ट शिफ्ट। 1 Present, ma'am. ओके। 2